सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे रे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। सुबह के नए सपनों के साथ आप हंसते रहें अपनों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा सिंह और स्वागत है आपका हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है, बहुत पवित्र दिन है। आज सावन का सेकेंड लास्ट डे है। आज और कल हम रक्षाबंधन मना रहे हैं और इस पावन दिवस पे चूंकि ये सावन का महीना है तो क्यों ना इस जो ये कार्यक्रम है आज के अंक को हम बहुत रोचक बनाएं और अपनी संस्कृति और कला को और नज़दीक से देखें। इसलिए हमने अपने गेस्ट को बुलाया है सांस्कृतिक गायन के क्षेत्र से, जिनसे हम काफ़ी सारी जानकारियां लेने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस कार्यक्रम में, इस अंक में आपको, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। फिलहाल दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में पहले सेगमेंट में देखते हैं अनमोल वचन, तो चलिए मिलकर देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। अब वक्त हो चुका है आपको हमारे गेस्ट से रूबरू कराने का, जिसका आपको बहुत इंतज़ार रहता है। तो विलंब ना करते हुए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो पहले आपको बता दूं दर्शकों उनके बारे में थोड़ा कि उन्हें स्वर संगीत कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग बिहार सरकार के लिए पंडित राम चतुर मलिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है रेखा दास, जो कि हैं शास्त्रीय गायक। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार, मैं रेखा दास। सबसे पहले तो आपको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और बिहार बिहार टीम के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। तो मैं पूरे बिहार टीम को नमस्कार कहती हूँ। धन्यवाद मैम। रेखा जी, आप इस क्षेत्र में काफ़ी अरसे से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी आपने अपना योगदान दिया है। तो जानना चाहेंगे आपके सफ़र के बारे में, किस तरीके का सफ़र रहा, कैसा अनुभव रहा? देखिए, ये सबसे पहले बता दूं कि मैं बिहार में एक शास्त्रीय गायक के रूप में जानी जाती हूं और मेरी जो शुरुआत हुई है तो एक ऐसे परिवार से मैं आती हूं जहां संगीत साहित्य बचपन से रहा है। मेरे पिता प्रोफेसर C.L. दास, बिहार में उनका बहुत बड़ा योगदान है संगीत के क्षेत्र में, और वो बेसिकली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। तो और संगीत से जुड़े हुए थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर परंपरा से वो जुड़े हुए थे। तो जब से मैंने आँख खोला, जब से मुझे कुछ ज्ञान हुआ, तो मैंने अपने घर में संगीत साहित्य वो पाया। तो उसकी शुरुआत या कहिए बीज जो मेरे भीतर, मेरे परिवार में मेरी बड़ी बहन नृत्य से जुड़ी थी। तो घर में मेरे पिता खुद स्वयं एक सरोद वादक थे। अंग्रेजी के प्राध्यापक HOD होते हुए भी सरोद से जुड़े हुए थे, मैहर घराने से जुड़े हुए थे। तो वो उसकी जो शुरुआत हुई मुझे बचपन से ही हो गई और एक गाने का शौक़। और पिताजी की वजह से, पिताजी ने संगीत के क्षेत्र में, मतलब बिहार में उनका बहुत बड़ा योगदान है कि एक तो वो सरोद वादक थे, स्वयं सरोद वादक थे, और लेखन कार्य उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो लेखन में भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया। और जैसे यहाँ के समाचार पत्रों में, जो आप तो जानती हो कि हमारे बिहार में दशहरा दिवाली में कार्यक्रम होते रहे हैं, तो कलाकार आते रहे बिहार में, लेकिन हाँ, समाचार पत्रों में उसकी कोई समीक्षा नहीं होती थी, उसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। तो इस क्षेत्र में भी मेरे पिताजी ने काम किया कि आर्यावर्त या इंडियन नेशन, सर्च लाइट के संपादकों से मिलकर उसमें संगीत की समीक्षाएं होनी चाहिए। तो इस पे पहले तो शुरू में कि कौन लिखेंगे इस पर, संपादकों ने कहा। तो पिताजी ने इस पर कहा कि मुझे समय है, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि उनमें था कि कलाकार जो एक कला विधा से जुड़ा होता है, इतनी साधना किए होता है, और वो पूरे देश विदेश से कलाकार यहाँ आते थे, तो उन्हें हमारे बिहार में इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने काम किया और समाचार पत्र में लिखना शुरू किया। उसके बाद हाथरस से प्रकाशित जो संगीत पत्रिका है, उसमें भी उन्होंने गगन संगीत शीर्षक से लिखा, समीक्षा लिखे।
तो इस तरीके से घर में तो साहित्य संगीत दोनों था और खुद रियाज भी करते थे, कार्यक्रम भी देते थे। फिर मेरी बड़ी बहन रमा देवी नृत्य से जुड़ी हुई थी, देश में कार्यक्रम कर। तो धीरे धीरे ये सब देखते देखते मुझे शौक़ हुआ कि मैं अभी कुछ सीखूं। और घर में तो कलाकार आते थे तो उनको देखना सुनना, जैसे एक मेरा सौभाग्य है कि पंडित राम चतुर मल्लिक पुरस्कार मुझे बिहार सरकार के संस्कृत विभाग की ओर से दिया गया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि बचपन में मैं जब 5th-6th में पढ़ रही थी, उस वक्त उनसे मेरा मतलब पिताजी ने कहा कि आप इसको आशीर्वाद दें, ये गायन के क्षेत्र में कुछ सीखेगी करेगी, आपके आशीर्वाद से ये कुछ कर पाएगी। तो उन्होंने गंडा बांध कर मुझे राग भैरव का आरोह अवरोह जो होता है संगीत में, तो वो बताया, सिखाया। तो घर में तो ऐसे बड़े बड़े कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब आते थे, इकबाल अहमद खान साहब आते थे। परिवार में हाँ, तो संगीत के कलाकारों को बहुत करीब से हमने देखा, मतलब उनकी जीवन शैली को, उनके विचारों को जाना, फिर उनके मंच प्रदर्शन किस तरीके से हो रहे हैं। तो बचपन ही आपका मतलब इस क्षेत्र से आप बड़े हुए हो, आपने देखा। बिल्कुल देखते सुनते हुए। कि आपकी जो बहन है वो नृत्य जी कथक विधा से जुड़ी हुई है। आप गायन से जुड़ी हुई, तो आपकी रुचि नृत्य में नहीं हुई? आपकी मतलब आप गायन से कैसे जुड़ी, कैसे रुचि आपकी गायन से? क्या हुआ वाकया कि ये जब हम राजेंद्र नगर में मेरा घर था, जब हम लोग वहाँ रहते थे, अब तो मैं कंकड़ बाग में रहती हूँ, लेकिन पहले बचपन मेरा राजेंद्र नगर भी था। तो जहाँ मेरा घर था उसके ठीक पड़ोस में एक गायक, पिताजी के मित्र ही कहिए, मित्र बहुत करीबी मित्र थे, पंडित अखौरी नगेंद्र नारायण जी। तो वो गायक थे और वो बगल में रियाज करते थे, पड़ोस के फ्लैट में तो वो रहते थे। तो बचपन से वो भी सुनना होता था और वो रियाज करके जब आ जाते थे तो पापा के पास बैठ करके फिर चाय पीना, संगीत पर बातें करना। तो वो जो रागों का जो वो स्वर होता है, सुनना, सुबह सुबह अभ्यास करना, उसके जो स्वर होते हैं, तो वो मुझे बहुत आकर्षित करते थे। तो सुनती थी और गाना भी अच्छा ही लगता था, सुनने में अच्छा लगता था। फिर रमादी के नृत्य में जो गायक जो लोग आते थे उनका भी गाना मुझे बहुत पसंद था। और पापा के बहुत मित्रों में गायक लोग बहुत थे। हमारा सौभाग्य रहा कि उस्ताद अमीर खान साहब पापा के बहुत करीबी मित्र थे, किराना घराने के, इंदौर घराना के। तो वो भी आया जाया करते थे। पटना में जब भी आते थे तो पापा से मिलने या पापा खुद मुझे लेकर के जाते थे, हम बहनों को। उनका ये बहुत था कि हमारे बच्चे इस विधा से जुड़े, देखें सुने कलाकारों को। उन्होंने कभी ये नहीं फोर्स किया कि आपको ये बनना है, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा हम बहनों को। लेकिन एक जो एक जुड़ाव होता है बड़े बड़े कलाकारों को देखना सुनना। संगीत में हम कहते हैं, या हमारे बड़े बुजुर्ग कलाकार गुरुओं ने कहा है कि संगीत में होता है देखना, सीखना और परखना। जी, ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं संगीत में। आधा तो आदमी गुरु से सीखता है और आधा तो सुन करके, उस पर विचार करके, उस पर सोच करके, उस पर मंथन करके अपनी विधा को आगे बढ़ाता है, उसको एनरिच करता है। ये चीज़ें जो मैंने अपने गुरुओं से, पिताजी से विशेष करके सुना, तो सुनती थी तो उससे एक लगाव सा हो गया था। तो इस विधा से, मैं गायन विधा से इस तरीके से जुड़ गई। उनको सुनना, फिर बड़े बड़े कलाकारों को देखना, मंच पर देखना कैसे गा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत आकर्षित करती थी ये चीज़। तो आपको ये रोमांचित करता था। लेकिन आपने पहला अपना परफॉर्मेंस दिया होगा, उस कैसी अनुभूति हुई होगी उस समय आपको, उसके बारे में कुछ बताएं। जी क्योंकि आज आप इस क्षेत्र में आप काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन एक बच्चा जो कि पहली बार परफॉर्मेंस देने चाह रहा है, भले ही उसको उसकी फैमिली में आपको सपोर्ट रहा, संभल रहा, लेकिन वो डर एक बच्चे का जो कि आज की युवा देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जी देखिए, ये तो बहुत सही कहा आपने कि हर कलाकार को जो पहला मंच प्रदर्शन होता है वो बहुत विशेष होता है। एक घबराहट सी रहती है, हाँ। कैसा होगा, क्या होगा, एक चीज़। तो सबसे पहला तो गाती थी कभी कभी जब बचपन में घर में, तो कभी जैसे रमादी के नृत्य में कोई गायक नहीं आ पाए, संयोगवश हो गया कि नहीं आ पाए, तो चलिए आप इनका सहयोग ले लें, तो मुझे फिर गाना पड़ता था। फिर पहला जो मेरा मंच प्रदर्शन हुआ था, मेरा स्वयं का सोलो परफॉर्मेंस जो हुआ था, वो गिरिडीह में हुआ। गिरिडीह जो है वहाँ पे, तो गिरिडीह एक गढ़ है, वो शास्त्रीय संगीत के बहुत सारे कलाकार वहाँ आते रहे हैं।
तो सुनी वहाँ शास्त्रीय संगीत के जो श्रोता हैं वो बहुत गंभीर श्रोता हैं, वहाँ मैंने जैसे महसूस किया, तो वो देखा। तो वो चीज़ें जब मैं मंच पर जाने लगी और सारे जो ऑर्गेनाइज़र थे, सारे लोग आयोजक थे, वो खुद ही तबला वादक थे, उस विधा से जुड़े हुए थे, उनके परिवार में भी लोग तबला वादक रहे, और जो और भी लोग साथ के लोग सभी संगीत के जानकार लोग थे। तो अंदर अंदर थोड़ी घबराहट हो रही थी कि कैसा होगा, क्या होगा, सही सही हो जाए। तो जब वहाँ कार्यक्रम हुआ, तो कार्यक्रम समापन के बाद जैसे ही हम ग्रीन रूम में आए लौट करके, तो जो 3-4 बुज़ुर्ग लोग आए, तो उन्होंने कहा आप का गायन तो बहुत अच्छा हुआ, और आप प्रभा अत्रे और किशोरी मोनकर से प्रभावित है, ऐसा उन्होंने कहा, उनकी भाषा। जी। तो जिनको मैं अपना आइडियल मानती रही हूँ, जो हमारे गायन विधा की आइडियल हैं किशोरी मोनकर और प्रभा अत्रे, जो आज भी हैं अभी बॉम्बे में, तो ये मुझे कमेंट मिलना कि आप उससे प्रभावित हैं, उससे आपका गायन जो उससे हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात मुझे फील हुआ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी साधना सही रास्ते पे जा रही है, इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे पहले मैं बहुत डरी हुई थी, ये सारे जानकार लोग हैं, उनके बीच में किस तरीके से प्रस्तुत कर पाऊँगी। तो ये मेरा पहला अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद तो फिर मैं धीरे धीरे कार्यक्रम सब करने ही लगी। तो उन युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? देखिए, बिहार में जो हमारा जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि आज के युवा, इससे पहले मैं एक थोड़ा सा ये बता देना चाहूँ, बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी ने बिहार में जो योगदान दिया, तो उनके पीछे, क्योंकि मैं जो डिक्टेशन लेती थी, पिताजी जो आलेख लिखते थे पत्रिकाओं में, पत्रिकाओं में, तो डिक्टेशन मैं ही लेती थी, तो उनके विचारों को भी जानने का मुझे एक अवसर मिला। तो वो ऐसा सोचते थे, आज हम सभी जान रहे हैं कि हमारा जो भारतीय संगीत है वो नाद ब्रह्म की उपासना, इसे हम कहते हैं, सामवेद से निकला हुआ है हमारा भारतीय संगीत, हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे बिहार में क्या है कि आज भी जो बच्चे, जो आपने कहा कि युवा पीढ़ी सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने परिवार से कहिए, एक वातावरण से ये सहयोग नहीं मिलता है। तो ये आश्चर्य की बात है कि जब हमारा शास्त्रीय संगीत इतना गंभीर है, सामवेद से निकला हुआ है, एक साधना है, उपासना है, फिर भी हमारे बिहार में इसको परिवार में बच्चों को सीखने सिखाने की परंपरा नहीं है, या कहिए कि मनाही ही है। कला के क्षेत्र में अगर हमको करियर बनाना है तो बिहार में बहुत मुश्किल है, क्योंकि पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल। चाहे वो संगीत विधा में हो, चित्रकला, कोई भी ललित कला जो भी कहें हम, चित्रकला है, संगीत कला है, तो नाट्य कला है जो आजकल इतना सशक्त है बिहार में। तो लेकिन इसमें आगे बढ़ना सबसे पहली सीढ़ी होती है परिवार। सबसे पहली सीढ़ी होती है परिवार से आदमी आगे बढ़ता है, और उसके सहयोग से ही आप कहीं भी सीखने जाएंगे तो परिवार के सहयोग से ही जाएंगे। आज हमारे कितने ऐसे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हैं कि उनको एक तो परिवार से सहयोग नहीं है, तो जो गायन विधा सीखेंगे तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसको खरीदने के लिए तो कुछ आर्थिक सहयोग चाहिए परिवार से, तो उसके बिना इंस्ट्रूमेंट के तो वो कुछ सीख नहीं सकते। वो तो सबसे पहली सीढ़ी, वो सीख लेना है तो वो कैसे लेंगे, विद्यार्थी है। दूसरी चीज़, अगर किसी तरीके से वो कर भी लेते हैं, इंतजाम कर लेते हैं, कितने बच्चे हैं कि पॉकेट मनी जमा कर करके उन्होंने कुछ सहयोग लेकर के मुश्किल से कर भी लेते हैं, तो अब वो जहाँ रूम लेकर के रह रहे हैं, उस रूम में वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आपने बोला कि परिवार का संबल बहुत ज़रूरी है, और परिवार का और जो अविवाहक स्पेशली होते हैं उनका संबल बहुत ज़रूरी है। युवाओं में भटकाव भी होते हैं, किस तरीके से उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उसके बारे में बता रही थी। तो हाँ, ये चीज़ जो मैंने बताया कि अभी जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, तो बिहार में अभी वो मानसिकता तैयार नहीं हुई है कि हम कला के क्षेत्र में अपना करियर बना सके। लेकिन आज के डेट में बहुत परिवर्तन हुआ है। अभी पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चे करें। सबसे ज़रूरी है कि बच्चों में गंभीरता, हम शास्त्रीय संगीत के प्रति गंभीरता, कि
जैसे अभी हम यूपीएससी बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या कहीं ये मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं तो कितनी लगन से उसकी पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे घंटे हम उसमें अपना समय देते हैं, तब जा कर के कुछ हम क्वालिफाई करते हैं ये चीज़। तो इसमें शास्त्रीय संगीत में हम बच्चों जो नई पीढ़ी को हम कहना चाहेंगे कि वो गंभीरता इसमें चाहिए होगी करने के लिए। इसमें अभी आजकल अभिभावक पेरेंट्स सपोर्ट करने लगे हैं, मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे हैं लोग जो इसमें बच्चे आगे इसमें काम कर रहे हैं। मेरी ही कुछ विद्यार्थी हैं जो बॉम्बे में अच्छा काम कर रहे हैं, एक लड़की अभी बीएचयू में एडमिशन वो एमए कर रही है। तो कुछ लोग बदली है, सोच बदली है कि आप नौकरी में ही जाओ, हाँ नौकरी में ही जाओ, करियर अब नहीं रहा। हाँ वैसा नहीं है, अब लोग बना सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से कुछ वर्ष पहले की बात मैंने अभी बताई आपको। तो इस क्षेत्र में जो मैंने बताया कि मेरे पिताजी ने बहुत काम किया कि नई पीढ़ी में, जैसे कॉलेज में उन्होंने सेमिनार आयोजित किए, कलाकारों का कार्यक्रम आयोजित किया कि लोग देखें सुने कि ये भी एक करियर है, ये भी। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो बिहार में पुस्तक मेला होता है उसमें भी हमने स्वर विस्तार नाम से हमारे बहन रीता जी ने मिल करके कि जैसे साइंस सब्जेक्ट में थियरी और प्रैक्टिकल होता है, उसी प्रकार हमारे संगीत में भी थियरी और प्रैक्टिकल है। तो थियरी की पढ़ाई तो हो जाती है और प्रैक्टिकल जो है वो मंच प्रदर्शन है। उसके लिए हमने स्वर विस्तार शीर्षक से 1 घंटे का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कि हर विधार क्षेत्र से हुए। तो एक बौद्धिक मेला ही कहिए, पुस्तक मेला। तो उसमें लोग आते हैं, देखते हैं कि ये जो संगीत विधा है, कार्यक्रम 1 घंटे का कार्यक्रम होता था और आधे घंटे में 2 कलाकार आते थे। तो उसमें बहुत कलाकारों ने सहयोग दिया। उसमें हम तो उनमें कुछ उनको दे नहीं पाते थे, उन्होंने अपना सहयोग दिया था इसमें। और उस कार्यक्रम को 10 दिनों का वो कार्यक्रम था, तो उससे बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, उसका बहुत विस्तार हुआ, बहुत प्रचार हुआ मीडिया में भी। और ये उन लोगों को एक इंस्पिरेशन, नई पीढ़ी को एक उससे इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, एक ये भी करियर है, इसको भी किया जा सकता है। और आज के डेट में तो अभी है नई जो शिक्षा नीति बनी है उसमें तो संगीत स्कूल लेवल से ही है, ये भी है, कॉलेज में है, यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो नई पीढ़ी के लिए बहुत रास्ते खुल गए हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन चैनल्स जो हैं, तो ये बहुत रास्ते खुल गए हैं तो अभी करने के लिए बहुत सारे करियर के बहुत चीज़ें आ गई हैं इसमें करने के लिए। नई पीढ़ी कर भी रही है, अच्छा कर रही है। हाँ। और रेखा जी, ये तो हमने बात की कि अभिभावक और आज के युवा जो हैं उनको सपोर्ट भी मिल रहा है आज के समय में। अगर हम आज की बात करें तो बिहार में जिस तरीके से सावन को हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आज और कल रक्षाबंधन भी है और हम बहुत हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को मनाते हैं। सावन माह को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, जो खासकर हम लोग हैं हिंदू जो समाज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है सावन माह को। रक्षाबंधन पूरे भारत में अच्छे से मनाया जाता है, तो क्या इम्पोर्टेंस है सावन का, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सावन पर मैं बताऊंगी, उससे पहले मैं 2 लाइन आपको रक्षाबंधन जो पर्व है आज और कल, 2 दिनों का ये रक्षाबंधन भाई बहन का पर्व है जी। इसको तो ये एक ऐसा संबंध है भाई बहन का जो कि अटूट है। बिल्कुल। ये तो उसी भाई बहन की जो भावनाएं हैं उसको इस गीत में मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। इस गीत में भाई बहन के जो प्रेम संबंध है उसको दिखाया गया है, बताया गया है। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधा ले मेरे वीर, बंधवा ले रे चंदा राखी, बंधवा ले मेरे वीर। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर, बंधवा ले रे चंदा राखी, बंधवा ले मेरे वीर। ना मैं चांदी ना सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, अपने भैया का थोड़ा सा प्यार मांगू, थोड़ा सा प्यार मांगू, सोना 1000 मांगू,
थोड़ा सा प्यार मांगूं, सोना 1000 मांगूं, इस राखी में प्यार छुपा के लाई बहना। हो राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले रे चंदा, राखी बंधवाले मेरे वीर, रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना। हो राखी बंधवाले मेरे वीर। कभी भैया ये बहन आना पास होगी, कभी भैया ये बहन आना पास होगी, कहीं परदेस बैठी उदास होगी, कहीं भैया ये बहन आना पास होगी, कहीं परदेस बैठी उदास होगी, बहना उदास होगी, मिलने की आस होगी, बहना उदास होगी, मिलने की आस होगी, जाने कौन बिछड़ जाए कब भाई बहना। हो राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले रे चंदा, राखी बंधवाले मेरे वीर। बहुत बहुत खूबसूरत रेखा जी, इसमें जो भाव आपने जो दिया है, इतना प्यारा भाव जो एक बहन बोल रही है अपने भाई को जी, कि बिल्कुल। राखी बंधवाले, और यही हमारी संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति और जो कला है जो हम इस तरीके से दिखाते हैं, और गायन के माध्यम से इतनी बिल्कुल, खूबसूरती बिल्कुल। से आपने इसको प्रस्तुत किया। बहन कहती है, इस भाई का बहन का जो ये प्रेम है, जी। ये एक अटूट है और ये बिरले ही देखने को मिलता है। कहीं भी दूर भाई रहे, एक बहन को एक आस होती है कि जब कभी मैं और ये दिवस ही कुछ खास है, एक और खास दिवस है, एक बिल्कुल। अलग हर्षोल्लास रहता है बिल्कुल, मन में, बिल्कुल, बिल्कुल। बहनों के मन में, भाई के मन में। भाई के प्रति, और भाई का इंतजार करती है वो कि भाई आज के दिन आएंगे। हमारे यहाँ तो ऐसी प्रथा और है, खासकर जब शादी हो जाती है लड़कियों बिल्कुल, की, और बिल्कुल। कितना इमोशंस जुड़ा है इस इमोशन जुड़ा है इसमें। बिल्कुल। देखिए कि भाई अगर ससुराल में, ये बात सही कहा आपने कि जब बहन ससुराल में होती है तो उसका सुबह से ही इंतजार रहता है भाई का जी। कि आज के दिन भाई आएंगे, मैं राखी बांधूंगी। इसका वर्षों से, जैसे हमारे यहाँ मिथिला में भी एक है ये चीज़ कि बहुत दूर दूर शादियाँ होती थी तो बहन भाई का इंतजार आज के दिन, और एक इसी पर्व से संबंधित होता है हमारे यहाँ मिथिला में जो है, वो कहते हैं उसको न्योता लेना। जी। भाई को न्योता लेते हैं, तो राखी जैसा ही वो भी होता है। तो बहन सुबह से इंतज़ार करती हैं और भाई आते हैं और वो उसका पूजा होता है, सब कुछ उस विधा से। तो ये बहुत प्रमुख कहिए भाई बहन प्रमुख का, ये बहुत और ये प्रमुख है, रिश्ता भी इतना प्यारा है कि इतना प्यारा इसका- है ज़रूर। बिल्कुल। रेखा जी, आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति, इतना अच्छा गाया भाई बहन के लिए, और जितने भी देख रहे होंगे मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो भी इमोशनल हो गए होंगे, बहना खासकर। आपसे आगे बात करते हैं रेखा जी। जिस जी। तरीके से आपने रक्षाबंधन के लिए बोला, सावन भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता बिल्कुल, है। बिल्कुल, हाँ। और सावन के लिए भी काफ़ी महिलाएं खासकर बहुत, और सारे लोग, मतलब इसका एक अलग ही उल्लास रहता है। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं और इस तरीके से अपनी संस्कृति को आगे लेके जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए सावन जो हमारा महीना है, वैसे तो हर मौसम का एक अपना अपना महत्व है, जी। लेकिन सावन में क्या होता है कि एक अनजाना ही वातावरण से इसमें खेत खलिहान, हरे भरे प्रकृति, पौधे, सुबह सुबह ओस की बूंदें, कभी कभी जो सावन में देखिएगा पत्तों पे, पंखुड़ियों पे, तो वो जो एक वातावरण होता है इतना मासूम कहिए, इतना चमकीला होता है। सुबह उठ के सावन के महीने में खेत खलिहान और एक हरियाली रहती है, चारों ओर हरियाली होती है। गांव घर में जो अनाज होते हैं, किसान होते हैं, उनका एकदम हरा भरा घर होता, परिवार होता है, खेत होता है, तो उसमें वो एक अनजाना आनंद का महसूस करते हैं सावन में। सावन में एक आनंद की फीलिंग आती है, खुश रहता है मन, तो और वातावरण भी खुश है, परिवार में सारे बाल बच्चे परिवार सबके साथ मिल करके, तो इसको ये सावन को लोग इस तरह से मनाते हैं। और बारिश होती है, बारिश तो एक जीवन है, कहिए मनुष्य के लिए भी कहिए और प्रकृति के लिए भी कहिए। प्रकृति में हम अगर पेड़ पौधे में पानी देते हैं तो उसकी जो हरियाली है, और एक प्राकृतिक जो बारिश वर्षा की बूंदों से जो निखरता है, पेड़ पौधे जो निखरते हैं,
तो वो तो देखने लायक ही होता है। उसको तो शब्दों में मैं कहें तो मैं जैसा समझती हूँ कि उसको कवियों ने, लेखकों ने बहुत इस पर लिखा भी है, और लेकिन इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि इसकी सुंदरता, जो सुंदर जो शब्द है प्रकृति का, वो इस सावन के महीने में ही निखर के आता है, खिल के आता है। बिल्कुल, इस आप लोगों से ज़्यादा इसको अच्छे से एक्सप्लेन और कोई कर ही नहीं सकता। जी जी। तो जो ये मेघा, बादल, हरियाली, इतना कुछ हम सावन में हम बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि गर्मी के बाद जो बरसात होती है। खुश रहते हैं, और सावन के महीने में एक ये भी कि नायिका है वो अपने नायक का इंतज़ार करती है। काफ़ी कुछ है इसमें। तो मैं अगर कुछ आप सुना दें इसमें, और ये हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़े आनंदित हो जाएं। ज़रूर, मुझे मैं सुनाती हूँ। गरजत बर बरसे मेहा रिम झिम मेहा बरसे तर पे जियरवा मीन समान लब पड़ गई फीकी लाल चुनरिया पड़ गई फीकी लाल चुनरिया पिया नहीं आए गरजत बरसत सावन आयो रे गरजत पल छिन पवन झकोरे पल छिन पवन झकोरे लागे तन पर तीर समान लागे तन पर तीर समान नैनन जल से भीग कजरिया नैनन जल से भीग कजरिया पिया नहीं आए गरजत बरसत सावन आयो रे लायो न संग में हमरे बिछड़े बलमुआ सखी का करूँ हाय गरजत। बहुत ही खूबसूरत रेखा जी, जिस तरीके से आप इतना कुछ योगदान दे रही हैं, आपने म्यूज़िक थेरेपी पर भी अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर चुकी हैं। चूँकि ये आजकल काफ़ी जोर पकड़ चुका है, म्यूज़िक थेरेपी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माने जाने लगा है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये म्यूज़िक थेरेपी और कितना इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, इस पे तो अभी बहुत रिसर्च हो रहे हैं इस विषय पर। तो ये तो ऐसा अभी कंटेम्प्रेरी विषय है कि इस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं हमारे देश में भी और विदेशों में भी। तो और लेकिन मैंने जो काम किया, तो जैसा कि आप जानते हैं मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, राग संगीत से जुड़ी हुई हूँ। तो इस पर मैंने देखा कि हमारे जो भारतीय संगीत में जो राग संगीत है, अब मैं अपनी बात कह रही हूँ, जो मैंने महसूस किया कि मान लीजिए मैं लता मंगेशकर के गाना, मुकेश रफ़ी के गाना अगर मैं 10 बार गाती हूँ, उसको रिपीट करती हूँ, तो 11वीं बार लगता है कि मैं रुकूँ, थोड़ा रुक करके इसको सुनूँ, या इस तरीके से मैं फ़ील करती हूँ। लेकिन जब हम राग संगीत जो मैं देख रही हूँ, जो मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, उनसे भी पहले हज़ारों वर्षों से ये जो चला आ रहा है राग भैरव,
भैरवी, आसावरी, खमाज या जो भी राग संगीत है हमारे भारतीय संगीत में, उसको तो लोग लाखों करोड़ों साल से गाते चले आ रहे हैं। तो लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, आज भी लोग गा रहे हैं। मेरे गुरुओं ने सिखाया और आज मैं भी सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ। तो ये परिवर्तन, इस पर जो राग संगीत के जो स्वर है जी, ये जो 7 स्वर हैं, सारे गम पधनी, ये तो इसी में ये एक शक्ति है। हमारा जो भारत देश है वो कई साइंस टेक्नोलॉजी तो चीन, जापान, अमेरिका से बढ़कर मैं समझती हूँ भारत में वैसा कुछ वैसे अभी हो रहा है, इस पर भी काम हो रहा है। लेकिन अमेरिका या जर्मनी, चीन, जापान में ऐसी चीज़ हो रहे हैं जो हमसे आगे। हमारा जो भारत का जो परिचय है वो जो इसका कहिए भारत का व्यक्तित्व है, जो कहिए उसका मुख है, वो हमारा भारतीय संगीत है। संगीत जो विश्व में हम इसका परचम लेकर के आगे बढ़ते हैं और हर क्षेत्र में भी आगे। और ये जो है हाँ, जो हमारे ये संस्कृति और जो आप गायन बोल रही हैं, बिल्कुल ये तो खैर उसका कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल ये जो हमारा भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत, राग संगीत, हमारा शास्त्रीय संगीत बेसिकली राग संगीत है। जी। और राग बेस्ड, वो राग में जो लगने वाले स्वर हैं वो क्या है, मन पे, शरीर पे और वातावरण में इसका बहुत असर होता है। यहाँ तक कि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि साइंटिफिकली प्रूव भी है ये। बिल्कुल प्रूफ है कि ये राग संगीत जहाँ अभ्यास होता है, यहाँ पेड़ पौधे और जो व्यक्ति है उस पर बहुत, उसके शरीर पे, मन पे असर होता है। तो इस पर मैंने कुछ काम किया राग संगीत को लेकर के, कि जब मैं सुबह का भैरव अभ्यास करती हूँ तो अब थोड़ा सा मैं 2 लाइन गा कर ही बताती हूँ कि जैसे राग ये क्या कहते हैं, मुल्तानी है। राग मुल्तानी में मैं कोमल रे का प्रयोग करती हूँ, और राग मधुवंती है तो उसमें मैं शुद्ध रे का प्रयोग करती हूँ। तो वो कैसे मन पे असर होता है इसका तो उसके 2 सुरों के अंतर को देखिए, वो आपको मन को ही थोड़ा सा अंतर पता चलेगा कि ये सुर पर, और जब पूरा राग संगीत गाया जाता है तब तो उसका असर होता ही होता है। बिल्कुल होता है, उसका असर होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ एक हॉस्पिटल में कि एन राजम जी का वायलिन बजा करके जमशेदपुर के एक हॉस्पिटल में एक बजाते, नेशनल न्यूज़ पर ये न्यूज़ आई थी कि जो बिल्कुल पेशेंट कोमा में था, वो एक वीक वो वायलिन की आवाज़ सुन करके वो होश में आया। तो म्यूजिक में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, स्वरों में इतनी शक्ति है। तो इसको ये तो बहुत बड़ा कहिए हमारा भारत का हथियार है जो हम विश्व में सबसे आगे बन सकते हैं, इसको आगे बढ़ा करके, इसके लिए कुछ काम करके, स्वरों पर काम करके। सा मुल्तानी बोलती हूँ पहले, कोमल रे का सुर देखिए, सा नि सा ग म ग म प म प ग ग प म ग म ग रे सा नि सा ग म प म ग रे सा। अब मैं शुद्ध रे, कोमल रे को शुद्ध रे करके गाती हूँ। नी प नि सा ग म प ग सा ग म प म ग रे नी सा ग म प म ग रे सा सा ग म प ग म प नि सा नि ध प म प ग म ग रे सा बेला साजन आया रे अल बेला साजन आया रे अल मोरे मनाती सुख पाया रे अल बेला साजन आया। तो ये जो चीज़ है राग के स्वरों का अंतर। अब ऐसी एक राग है, इस पर मैं एक कहानी भी कहूँगी कि एक कथा मैंने पढ़ी थी, राग पूर्वी जी। तो एक निज़ामुद्दीन चिश्ती, वो जो बड़े औलिया हो गए, निज़ामुद्दीन औलिया, तो एक बार छोटी सी कहानी है, तो समय है ना, मैं कह सकती हूँ जी। उसमें क्या है कि एक बार उनके घर में एक अतिथि आए, तो उनके पास घर में उनको स्वागत करने के लिए कुछ नहीं था।
तो बहुत परेशान हुए, घर में कुछ नहीं था, तो एक बगल की दुकान वाले के पास गए कि मुझे कुछ सामान दे दो, मेरे यहाँ अतिथि आने वाले हैं। तो बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगा। तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, पैसे लेकर के मैं सामान दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं राग गिरवी रख सकता हूँ। तो उन्होंने राग पूर्वी गिरवी रखा और दुकान वाले ने वो राग गिरवी रखा, उनको सामान दे दिया। सामान लेकर वो घर आए, अतिथि का सत्कार किया, कर तो दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये बहुत उदास रहने लगे। राग तो गिरवी रख दिया है, अब तो गिरवी रख दिया राग, तो वो पूर्वी राग गा नहीं पाएंगे, ये सोच करके। तो उनके शिष्य थे अमीर खुसरो। कैसे कैसे उनको ये बात पता चली कि अमीर खुसरो को पता चले कि गुरुजी बहुत उदास बैठे हैं, इस कारण से ही वो जानकारी मिली। तो वो दुकान वाले के पास गए और पैसे जमा करके उन्होंने, और वहाँ से दुकान से उन्होंने राग पूर्वी गाते हुए गुरुजी के पास आए और कहा गुरुजी अब ये आपके पास कोई बंधन नहीं है, आप इस राग को गा सकते हैं। उनका ये प्रिय राग था। तो ये जो कलाकारों और राग का जो संबंध है, और एक चीज़ यहाँ मार्क, इस कहानी में ये मार्क करने वाली बात है कि उस दुकानदार में वो जानकार होगा तभी तो उसने एक राग को गिरवी रखा, बिल्कुल है ना। एक चीज़ तो बहुत सुंदर कहानी बताई आपने। ये उन्होंने राग, और वो तब वो गुरुजी खुश हो गए। अमीर खुसरो ने लिखा है ये बात। तो ये जो राग पूर्वी है, तो उसका मैं छोटा सा एक आपको, जो मेरे पिताजी से मुझे मिली है, उन्होंने मुझे सिखाया था, तो 2 लाइन में उसका हरि ने मैं को सब सुख दीनो, हरि ने मैं को सब सुख दीनो। दूध पुत और अन्न धन लक्ष्मी, कृपायो गोविंद रंग कीनो। हरि ने मैं को सब सुख दीनो। अधम उदाहरण जस विस्तारण, अधम उदाहरण जस विस्तारण। कृपा करन दुख हरन सुख करन, सब बातन में लायक कीनो। हरि ने मैं को सब सुख दीनो। इसी में एक तराना है। तनन तनन दीम तन देरे ना, तनन तनन दीम तन देरे ना। तारदानी तानुम तनुम तदरे तारे दानी, दीम तनन नारे नारे तन नितान तनि तनम तुम। तारदानी तारदानी तारदानी, तनन तनन दीम तन देरे ना। रेखा जी, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति, और आपने इतना अच्छा प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए आपने गाया और इतना हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। दर्शकों, कैसा लगा आपको आज का हमारा कार्यक्रम? हमें पत्र लिखकर ज़रूर बताएं, और पत्र लिखने के लिए ले कलम और पेपर और लिख ले हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddk patna@gmail.com।